अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने स्टार्ट किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। इसमें सबसे पहले उसने हमसे कैश बुक बनवाई थी। कुछ इसमें की चीज़ें ये थी कि कैश और बैंक का साथ साथ उसने बनवाया था। कैश का बैलेंस उसने 10 दिया हुआ। कैश हमेशा डेबिट होता है। बैंक मैंने कहा था डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट है तो इसका मतलब आपके बैंक में पैसे पड़े हैं। अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो हमने इसके साथ ही यहाँ पे अपनी वो कैश बुक बनाई। हमने उसका सारा सोल्व किया। फिर हमने इसके बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रो डाउन बनाए। दोनों के बैलेंस ब्रो डाउन एक ही साइड पे आ रहे थे। हालांकि जब हमने कैश बुक स्टार्ट की थी तो एक बैलेंस ब्रो डाउन यहाँ पे आ रहा है, एक बैलेंस ब्रो डाउन यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जो बैंक था वो क्रेडिट साइड पे आ रहा था क्योंकि ओवरड्राफ्ट था। लेकिन अब हमारे पास पैसे ज्यादा है। अब दोनों के ब्रो डाउन डेबिट साइड पे आ रहे हैं। कैश के 26 आ रहा है और बैंक का 80 आ रहा है। इसके बाद हमने ये बना लिया। अब पूरा कंप्लीट हमने कर लिया अपनी कैश बुक। अब कैश बुक के मुताबिक हमारे बैंक के अंदर अगर हम देखें, कैश बुक के मुताबिक महीने के एंड में हमारे बैंक के अंदर टोटल 80 रुपीज़ पड़े होने चाहिए। ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? क्वेश्चन आगे हम ये स्किप कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है कि विल्सन रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट विच शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 345 ऑन 31 मार्च 2009। बैंक स्टेटमेंट आई है, उसके अंदर हमारा जो बैलेंस आ रहा है दैट इज $345 क्रेडिट। देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है, वो ये बात है कि अगर आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है ना बैंक के अंदर आपके पास, तो बैंक का वो क्रेडिट बैलेंस होगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, उसकी वजह भी बताता हूँ। योर बैंक डेबिट बैलेंस मीन्स यू हैव कैश इन बिजनेस, कैश इन बैंक अकाउंट। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि आपके क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस है तो इट मीन्स यू हैव कैश इन बैंक अकाउंट। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर हम देखें कि योर बैंक क्रेडिट बैलेंस मीन्स इट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन इसके अंदर एक कैच है। कैच ये है कि आपके परस्पेक्टिव से अगर आपकी बुक्स में डेबिट बैलेंस है ना बैंक का, तो इसका मतलब पैसे पड़े। अगर आपकी बुक्स के अंदर बैंक क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। लेकिन बैंक की तरफ हम जाते हैं ना, जब बैंक के परस्पेक्टिव से देखते हैं तो बैंक के परस्पेक्टिव से ये उल्टा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहते हैं ना, मैं इधर ही लिखता हूँ, योर बैंक स्टेटमेंट एज अ क्रेडिट बैलेंस। टेक्निकली देखे तो वो कह रहा है आपकी बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन ये बैंक के पर्सपेक्टिव से हम लिख रहे हैं, ठीक है। हम बैंक के पर्सपेक्टिव से, बैंक स्टेटमेंट का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इट मींस वी हैव कैश इन आवर बैंक अकाउंट। ये उल्टा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर वो कहता है योर बैंक स्टेटमेंट एज अ डेबिट बैलेंस, इट मींस देन इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये उल्टा सिस्टम क्यों है, मैं समझाता हूँ। देखो, आपके बैंक के अंदर डेबिट बैलेंस भरा हुआ है, इसका मतलब आपके बैंक के अंदर कैश है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट, बैंक कहता है कि आपके का क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब आपके बैंक में कैश पड़ा हुआ है। इसके पर्सपेक्टिव देखो, देखो बैंक के पास अगर आपके पैसे पड़े हुए हैं ना, तो वो उसका एसेट नहीं है। जिसका एसिड होता है ना वो उसको डेबिट कहता है। मेरे बैंक में मेरे पैसे पड़े हैं तो वो मेरा एसिड है, इसलिए मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ। लेकिन अगर बैंक के पास जो मेरे पैसे पड़े हैं ना वो उसके पैसे नहीं है, वो उसका एसेट नहीं हो सकता। बैंक के पास जो मेरे एसिड पड़े हुए हैं ना वो टेक्निकली बैंक की लाइबिलिटी है, क्योंकि मैं बैंक से जब मर्जी वो पैसे वापस ले सकता हूँ। इसलिए बैंक के पास जो मेरा पैसा पड़ा हुआ है, अगर तो उसको मैं क्या, उसके लिए बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होगी। बैंक के पास अगर मेरा पैसा पड़ा हुआ है, मेरे लिए वो एसेट है, तो मैं उसको डेबिट करूंगा। एसेट हमेशा डेबिट होता है। लेकिन बैंक ने सिंस वो पैसे मुझे देने हैं, बैंक उसको अपना एसेट नहीं कह सकता, तो बैंक के लिए वो हमेशा लाइबिलिटी होगी, और लाइबिलिटी हमेशा वो क्रेडिट लिखता है। इसलिए अगर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा आ रहा है ना कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो इट मीन्स कि वो जो पैसे हैं वो आपके हैं। बैंक उसको लाइबिलिटी देखता है, क्योंकि उस बैंक ने वो आपको पैसे वापस करने हैं। इसका सिंपल सा तरीका ये है, अगर ना भी समझ है, आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, आपके लिए डेबिट है।
लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट लिखा होगा ना, तो इसका मतलब है कि आपने बैंक के पैसे देने हैं। मैं इसको यूं भी समझाता हूँ। बैंक स्टेटमेंट में लिखा आ गया कि डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि बैंक आपके पैसों को एसेट देख रहा है। बैंक तभी आपके पैसों को एसेट देखेगा जब बैंक ने आपको उधार दिया होगा, बैंक को पता है ये मैंने अपनी जेब से इसको पैसे दिए हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस है तो टेक्निकली इसका मतलब है कि आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। उसको लायबिलिटी नहीं समझना, क्योंकि वो बैंक के परस्पेक्टिव से उसकी लायबिलिटी हमारे पैसे पड़े हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट कहती है कि आपका डेबिट बैलेंस है, तो आपकी वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। ठीक है, इधर सिस्टम उल्टा हो जाता है, क्योंकि बैंक के परस्पेक्टिव से चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि विल्सन रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट, विल्सन रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट विच शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 345 ऑन 31 मार्च 2019। इसका मतलब है कि हमारे $345 पड़े हुए हैं। बैंक उसको इसलिए क्रेडिट बैलेंस कह रहा है क्योंकि बैंक ने वो हमें पैसे देने हैं, बैंक उसको अपनी लाइबिलिटी समझता है, लेकिन ये हमारे 345 है। अब मजे की बात, 31 मार्च 2019 को बैंक कह रहा है कि 345 पड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमने जो कैश बुक बनाई थी और 31 मार्च 2019 को देखें, तो हमारे कैश बुक के मुताबिक तो $80 का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो क्या गलतियां हुई हैं, देखते हैं। Wilson compared the entries in the bank statement with those in the cash book and found that the following were not recorded in the bank statement. उसने कहा कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर कुछ गलतियां हुई हुई हैं। ये ट्रांजैक्शन था, ये बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, द चेक पेड ऑन लू ऑन 20th March। हमने लू को 20th March को चेक पे किया था, ये लिखा हुआ सेटल लूज अकाउंट 250 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। बैंक ने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, मतलब बैंक ने ये माइनस ही नहीं किया हुआ। उसके बाद हमने द चेक फॉर ड्राइंग्स पेड ऑन 25 मार्च। हमने देखा होता 25 मार्च को कुछ ड्राइंग्स की थी, ड्राइंग्स टेकन $50 इन कैश, $300 बाय चेक। जो बैंक से हमने ड्राइंग्स की है ना, बैंक ने उसको नहीं रिकॉर्ड किया हुआ। फिर बैंक ने नहीं रिकॉर्ड किया हुआ चेक रिसीव फ्रॉम फेड। फ्रेड से हमें ये $285 का चेक रिसीव हुआ था, बैंक ने इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो ये तीन मिस्टेक्स हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की हुई। अब हम बनाएंगे एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम इन चीज़ों को सही करेंगे और बैलेंस को मैच करेंगे। यहाँ पे उसने हमें कहा है कि प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2019, स्टार्ट विद द बैलेंस रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। यानी कि वो कह रहे हैं जो 345 का मैंने बैलेंस दिया, इससे आप स्टार्ट करो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, बड़ा ईजी से है, और इसके मार्क्स उसने बड़े अच्छे खासे दिए हुए हैं। इधर हम स्टार्ट करेंगे इसको, कोई मुश्किल नहीं है। बैलेंस, ये कॉमन सेंस से भी हो जाएगा। बैलेंस, हम पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक बैलेंस आ रहा है। स्टेटमेंट जो कि है 345। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे और उसके अंदर हम ये जो तीन एरर्स उसने बैंक ने नहीं ना रिकॉर्ड किए हुए, वो हम सही करेंगे। उसने लिखा था चेक पे टू लू, हमने एक चेक पे किया था लू को $250 का, वो बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसका मतलब वो माइनस होगा, तो हम लिखेंगे चेक ऑफ लू, वो माइनस हो जाएगा 245 का, ओ सॉरी 250 का। इसके बाद अगर हम दूसरी एंट्री देखें जो बैंक ने नहीं रिकॉर्ड की, तो चेक फॉर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का चेक नहीं पे किया था और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, हमने ड्राइंग्स की हैं, बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं की, वो लिख देंगे यहाँ पे। हमने ड्राइंग्स की हैं बैंक अकाउंट से 25 मार्च को, मैं दिखाता हूँ। ये की हुई है 300 बाय चेक, तो बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो 300 भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एक और एंट्री है, वो उसने कहा है कि हमें चेक रिसीव फ्रॉम फ्रेड एंड बैंक ऑन 30 मार्च। हमें चेक रिसीव हुआ था, वो हमने फ्रेड से हमने वो बैंक में जमा करवाया था, लेकिन बैंक ने अपनी बैंक स्टेटमेंट में वो रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। कितने पैसों का चेक रिसीव हुआ था? रिसीव्ड अ चेक 285 फ्रॉम फ्रेड। 285 का हमने चेक रिसीव किया था, वो बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेड, कुछ भी लिख सकते हैं, चेक रिसीव फ्रॉम फ्रेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 285 कैश इन, ये ऐड होगा। ठीक हो गया, ये ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पैसे आए हैं। अब हम लिखेंगे, अब मैंने यहाँ पे दोनों चीजें लिख सकते हैं, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब एडजस्टेड कैश बुक और इसका बैलेंस मैच होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट का। या इसके नीचे हम लिख सकते हैं बैलेंस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एज पर रिवाइज बैंक स्टेटमेंट। ठीक हो गया, ये हम लिखेंगे। और जो हमारा बैलेंस आएगा, इट शुड बी 80। मैं इधर स्कोर करता हूँ, इधर हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं और कैलकुलेटर में ओपन करके इसको लिखते हैं साइड पे। तो 345 -250 -300 और +285, 80 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो सीन ये है, बैंक स्टेटमेंट को ठीक है तो 80 बैलेंस आ रहा है, और हमने जो अपनी एडजस्ट की थी कैश बुक भी जो सही की थी,
उसका भी अगर हम बैंक का बैलेंस देखें तो क्या आ रहा है 80। अब ये दोनों बैलेंस साल के एंड पे मैच हो गए, इसका मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के अंदर कोई भी एरर्स मौजूद नहीं है। तो ये काम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, वो हम नई रिकॉर्डिंग में करते हैं।